तो लोगों को सबसे बड़ा एक पेन पॉइंट पाकिस्तान में रहते हुए ये है कि एक तो डिवैल्यूएशन का पेन पॉइंट है, और दूसरा ये कि जब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करनी पड़ती हैं तो अपने क्रेडिट कार्ड पे करते हैं या अपने अकाउंट से कर रहे होते हैं, तो वो उसमें टैक्सेस वगैरह आ जाते हैं। और ग्लोबलाइजेशन का दौर है, ठीक है ना। पाकिस्तान में बैठ के या इंडिया में बैठ के या किसी और मुल्क में बैठ के यूके के लिए काम कर रहा है या किसी और मुल्क के लिए काम कर रहा है, और बाद में उस पेमेंट को उसने रीयूज भी करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है या अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, तो पाकिस्तान में अगर पेमेंट आ जाएगी तो उसके बाद आई नो के अभी डिफिकल्टीज हैं उस पेमेंट को बाहर निकालना। आई वाज जस्ट थिंकिंग कि आप जो अगर आप यूके का बैंक अकाउंट है या पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, या तो आपको पैसे चाहिए होंगे तो आप अपने बैंक अकाउंट में मंगवा लेंगे और उसके थ्रू डेबिट कार्ड से निकाल सकते हैं जो आपका लोकल बैंक होगा, वरना फिर आप उसको एप्पल पे के ऊपर अगर आपने कॉन्फ़िगर कर लिया तो आप उसको यूज़ करना है तो वैसे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम इनायत, कैसे हैं? वालेकुम सलाम वली, आप सुनाओ, आप कैसे हो? ठीक ठाक। बस ज़बरदस्त। एंड इट वाज रियली कोइंसिडेंशियल आई गॉट स्टम्बल अपॉन यू। मैं सर्च कर रहा था कि किस तरह से मैं अपना यूके का बैंक अकाउंट, अगर मैं चाहूँ, फॉर मेनी रीजंस वी कैन डिस्कस लेटर ऑन, कि किस तरह से खोल सकते हैं और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो आई केम अपॉन दिस बैंक ऑफ योर्स जिसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो मैं वो ज़रा जानना चाहूँगा कि क्योंकि मैंने जब आपका लिंक्डइन देखा तो उसमें मैंने देखा कि आप वेरी फ्रॉम द ग्राउंड अप यू आर नाउ सीटीओ ऑफ यूके बैंक। तो मुझे ज़रा थोड़ा सा उसमें भी इंटरेस्ट था कि थोड़ा सा मैं आपसे पूछूं कि कैसे आपने स्टार्ट किया था फ्रॉम द सेम सिटी दैट आई बिलोंग टू, कराची। कहाँ से स्टार्ट किया था और वो जर्नी कैसे रही थी? आप दुबई में भी कुछ टाइम रहे थे, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें अपने बारे में। थैंक यू वली। यस, ऑफ कोर्स, कराची में मेरा जो है वो ब्रॉट अप है। वहाँ वहाँ पर हमने कॉलेज यूनिवर्सिटी अटेंड किया, और कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के बाद जो हमने जो है वो जॉब स्टार्ट की वहाँ पे। अ, अ, उस वक्त नया नया कंप्यूटर्स आया था, और कंप्यूटर्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो इस तरह से, इवन यूनिवर्सिटीज़ में कोई ग्रेजुएशन नहीं हो रही थी जब हमने टेक्नोलॉजी का स्टार्ट किया। उस वक्त एक पेट्रोमैन एक इंस्टीट्यूट था, होप आज भी होगा। वहाँ से हमने, मतलब मैंने इनिशली अभी हम इंटर किया था। जो आप मैट्रिक के बाद आप वहाँ पर पाकिस्तान में आप जनरली 2 इयर्स के लिए जाते हैं, इंटर करते हैं। तो देयर वाज अ गैप कि मुझे ग्रेजुएशन करना है, और ग्रेजुएशन को जब स्टार्ट होना है यूनिवर्सिटी में तो ऑलमोस्ट कोई साल का गैप था। तो क्योंकि पहले रिजल्ट्स आता है, फिर आप देखते हैं कि आपके क्या मार्क्स हैं और किस यूनिवर्सिटीज में आप जा सकते हैं। तो जब इंटर में कर रहा था, जो इंटर मैंने इंजीनियरिंग में किया था, तो मुझे ये आई कम अक्रॉस के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस कहते थे उस वक्त तो जनरली, कि मैं डिप्लोमा जो है वो पेट्रोमैन जो है वो एक डिप्लोमा जो है वो ऑफर कर रहा है। तो हमने वो डिप्लोमा स्टार्ट कर दिया कि चलें ठीक है, कुछ फ्री टाइम है तो हम कुछ लर्न करते हैं वहाँ पर। वो डीबेस और डॉस, मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हाँ। हूँ। तो वो स्टार्ट किया, तो वहाँ से फिर एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस के अंदर जो है ना, इसमें ही स्टडीज करना चाहिए, इसको ही देखना चाहिए। ऑल दो कि इंजीनियरिंग जब हम कर रहे थे तो उस वक्त भी आइडिया हो गया था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो, कंप्यूटर साइंस जो है वो एक एक फील्ड है जिसमें फर्दर इंजीनियरिंग के बाद जो है वो सिर्फ इंजीनियरिंग की तरफ नहीं जाना है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ नहीं जाना है, बल्कि कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी है जिसकी तरफ आप जा सकते हैं। लेकिन जब डिप्लोमा किया इनिशियली तो उससे फिर इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और ड्यूरिंग द डिप्लोमा फिर मैंने जो है वो ग्रेजुएशन स्टार्ट की अपनी। प्रेस्टन यूनिवर्सिटी उस वक्त ऑफर कर रही थी प्राइवेटली, उसको अटेंड किया। एंड वाइल यूनिवर्सिटी अटेंडिंग, फिर मैंने जो है वो साथ ही जो है वो जॉब स्टार्ट कर दी। मेरी पहली जॉब जो है वो कराची मैरिट होटल में एज ए कम्युनिकेशन ऑफिसर के तौर पे थी। तो वहाँ से और थोड़ा सा लिंक डेवलप हुआ कि कंप्यूटर साइंस स्टडी कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, और लिटिल बिट थोड़ा बहुत IPPX जो PABX होते हैं टेक्नोलॉजी में, मतलब टेलीफोनी सिस्टम में हम काम भी कर रहे हैं। वहाँ से फिर मूव करके मैं जो हूँ वो एक फर्म थी रूट टेक्नोलॉजी, वहाँ मूव किया। अपेरेंटली शुरू में, अभी मैं स्टडी कर ही रहा हूँ, स्टडी भी साथ में चल रही थी, जॉब भी साथ में हो रही थी। तो वहाँ पर मुझे मौका मिला मुख्तलिफ बैंक्स के साथ काम करने का, मुख्तलिफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ काम करने का,
और उन उन डेज में जो चैलेंजिंग था बैंक्स के लिए और ख़ास तौर पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के लिए और ख़ास तौर पर उन उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो कि जिनकी ब्रांचेस थी अक्रॉस द पाकिस्तान, कि किस तरह से डेटा को सेंट्रलाइज करें और किस तरह को डेटा को मूव करें एक एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे या एक हब लोकेशन के ऊपर। और बैंडविड्थ जो है वो काफ़ी कॉस्टली थी और बैंडविड्थ अवेलेबल नहीं थी उन डेज में, क्योंकि आजकल तो बहुत आसान है, आप फाइबर कनेक्ट कर लें, एमपीएस ले लें। मैं बात कर रहा हूँ 2005-2006 के अंदर बैंडविड्थ इतना इजी नहीं था और काफ़ी एक्सपेंसिव थी आपके लिए, तो हमारे लिए चैलेंज ये था। तो रूट टेक्नोलॉजी एक एक टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर था, हम हेल्प करते थे ऑर्गेनाइजेशंस की जहाँ पर हम बैंडविड्थ ऑप्टिमाइजेशंस के सोल्यूशन जो है वो डिप्लॉय करते थे। तो इस तरह से मेरा इंटरेक्शन हुआ बैंक्स के साथ, और यूबीएल एक मतलब के साथ भी इंटरेक्शन हुआ। वहाँ पर हमने डिप्लॉय किए शुरू में अपनी डिवाइसेस टू सपोर्ट द बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट्स, और उसी इंटरेक्शंस में, उसी डिप्लॉयमेंट में फिर वहाँ पर जॉब ऑफर हुई। सो आई जॉइन द यूबीएल एज ए नेटवर्क इंजीनियर कराची में, हेड ऑफिस में। वहाँ काम किया कुछ अर्सा, कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए फिर मुझे दुबई भेजा गया कि वहाँ, क्योंकि हमारी इंटरनेशनल ब्रांचेस भी थी यूबीएल की, ख़ासतौर पे दुबई में। नेटवर्क से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स थे, उसको कंप्लीट किया, वापस आए तो एक अपॉर्चुनिटी निकली दुबई में कि वहाँ पर जो है वो मैनेज करना है नेटवर्क को, टेलीकॉम को, सिक्योरिटी को। तो उसके लिए अप्लाई किया, देन एक्सेप्टेड, देन आई मूव टू दुबई अराउंड 2007-8 की बात है। और फिर वहाँ पर काफ़ी अर्सा काम किया, तकरीबन 7-8 साल मैंने गुजारे हैं दुबई में। और हम यूबीएल दुबई में रहते हुए फिर मौका मिला कि एप्लीकेशंस को भी देखें, नेटवर्क साइड को भी देखें, टेलको को भी देखें। अभी वहाँ पर हम एथरस्टाट को यूज़ कर रहे थे अपने डेटा सेंटर्स के लिए। वो कोलोकेट किया, तो वेरियस प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका मिला यूबीएल में। प्लस ऑल्सो फिर अपॉर्चुनिटी मिली कि हम यूबीएल तंजानिया को लॉन्च करें, तो उसके लिए मुझे एज ए फ्रॉम आईटी आई वाज द प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर दैट, उसको इम्प्लीमेंट किया। देन तो वहाँ काफ़ी एक बिजनेस को अंडरस्टैंड करने की, टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करने की, प्लस ये कि एक इंटरनेशनली किस तरह से हम काम करेंगे, क्योंकि यूबीएल दुबई जो है वो एक इंटरनेशनल डिवीजन का हब था, और इंटरनेशनल जो भी ब्रांचेस थी, यूके हो, तंजानिया हो, बाद में जिसको हमने लॉन्च किया है, और या मिडिल ईस्ट में जो ब्रांचेस हैं उन सबको वहाँ से बैठ के उसका एक हेड ऑफिस समझ लें, एक वहाँ पे था। तो सीनियर मैनेजमेंट के साथ मौका मिला, वेरियस प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका मिला, एक्सपोजर मिला कि टेक्नोलॉजी में सिर्फ एक नेटवर्क नहीं है बल्कि एप्लीकेशंस भी हैं, सिक्योरिटी भी है, और वेरियस एरियाज हैं जहाँ पे आप अपने आप को काम कर सकते हैं, लेवरेज ले सकते हैं। देन आई माइग्रेटेड टू यूके इन 2015। 2015 में फिर मुझे जो है वो एक यहाँ पर एक इंटरनेशनल बैंक है, मैली बैंक, ईरानियन यहाँ भी है, दुबई में भी है आई बिलीव। दुबई, अच्छा ठीक है, नेशनल बैंक ऑफ ईरान के नाम से शायद होगा, लेकिन मिली बैंक कहते हैं अगर। नहीं मिली बैंक के नाम से ही है। हाँ बिल्कुल, मैंने देखा है वो यहाँ पर। ठीक है, तो उसमें मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया यहाँ पे, क्योंकि जब अच्छा, आप आई एम मूव सरप्राइज करें। कि यूके में ईरान का बैंक ऑफ ईरान टाइप की चीज कोई मौजूद है, इस वक्त भी मौजूद है? हाँ इस वक्त मौजूद है, तो रिस्ट्रिक्शंस एक्चुअली यूएस की तरफ से हैं, लेकिन और रिस्ट्रिक्शन अभी भी है यहाँ पर उनको, लेकिन ऑपरेट कर रहे हैं, दे आर अलाउड टू ऑपरेट इन द यूरोप, ठीक है। और कुछ उनके ट्रांजैक्शंस हैं, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज ऑयल बाय करते हैं, तो ऑब्वियसली उस ट्रेड को उन्होंने फैसिलिटेट भी करना है। तो उसको ज्वाइन किया, लेकिन उसको ज्वाइन करने का एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि जब आप मूव करते हैं एक एशियन कंट्री से वेस्ट कंट्री में, तो आपको, आपने जो पढ़ा हो, आपने आपकी जो एजुकेशन हो, वो एक तरह से जीरो होती है। आपको दोबारा से अपनी बिल्डअप करना होता है अपने आप को, के स्ट्रेट अवे आपको, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रेडिट हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बिग नेम्स हैं, बिग बैंक्स हैं, वो आपको तो ये देखते हैं कि आपको तो अभी तो आप माइग्रेट हुए हैं, आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई सिक्योरिटी चेक नहीं है, तो किस तरह से हम आपको एक सेंसिटिव एरिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरली इज अ की एरिया विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट।
जहाँ पर डेटा एक्सेस है, बहुत सारी चीजें होती हैं। वही जो चैलेंज था वो एक ब्लेसिंग इस तरह से हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट या ऑरिकल या और जितनी भी यूएस की टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज हैं वो सपोर्ट नहीं करती हैं, क्योंकि सैंक्शन है तो वो दे विल नॉट सपोर्ट, राइट? हम्म बट वी नीड टू रन द बैंक, और टेक्नोलॉजी के साथ ही रन करना है जो हम्म जो अवेलेबल है आपके पास, ठीक है? तो उसको उसको फिर इन डेप्थ में वेरियस आउट ऑफ द बाउंड बॉक्स जो है वो सॉल्यूशंस जो है उसको देखे किस तरह से हम उसको मैनेज कर सकते हैं, वाइल के बैंकिंग भी चलती रहे, सर्विसेज भी चलते रहे, ईमेल्स भी चल रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। बहरहाल हम्म वहाँ पे काम किया, और जैसे तुमने कहा भी, हाईलाइट भी किया कि एक बैंक है, तो वो एक कंसर्न था यार, ये बैंक है और एक सैंक्शंस पे सैंक्शंस आ रहे हैं, हम्म ऐसा ना हो कि फिर बंद हो जाए, तो कुछ और देखना चाहिए। सही तो लकीली जो है वो बीएफसी बैंक, और यहाँ पर यूके में जनरली जो है वो आप दुबई की तरह नहीं है, क्योंकि जब मैं दुबई में रहता था तो मेरे जिन फ्रेंड्स को हम बुलाते थे या हम भी जब आते थे, लकीली मैं तो जॉब की वजह से दुबई आया था, लेकिन तुम्हें आइडिया होगा, तुम दुबई में हो, कि फ्रेंड्स आते हैं तो फिर यहाँ पर सीवीज डिस्ट्रीब्यूट कर हम्म रहे होते हैं और फिर वो हम्म जॉब मिल जाती है उनको। हम्म तो इस वजह से हमारे दोस्त भी आते थे और जॉब मिलती थी, लेकिन यूके में इस वेस्ट कंट्री में तो ट्रेंड डिफरेंट है। आप सीवी जनरली जाके ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं देते हैं, हम्म या तो रिक्रूटर्स हैं या हेड हंटर्स हैं, वो आपको हंट करते हैं खुद। तो हम्म लकीली मतलब किसी ने मुझे अप्रोच किया कि इस तरह से एक बीएफसी बैंक का ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ पर सीनियर आईटी मैनेजर की जॉब है, आप करना चाहेंगे तो, क्योंकि आपका सीवी जो है, और बीएफसी बैंक का क्योंकि एक लिंक बनता है बहरन फाइनेंशियल कंपनी के साथ, ग्रुप बीएफसी था, तो दे हम्म थॉट अबाउट इट कि यार ये दुबई में रहा है, इसकी 7-8 साल वहाँ गुजारे हैं, तो ही मस्ट नो द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट, जो ऑपरेट करती है मिडिल ईस्ट के अंदर, तो ही वुड बी अ फिट फॉर दिस जॉब। हम्म सो दे आस्क्ड मी, इंटरव्यू हुआ, उसके बाद उन्होंने दे सिलेक्टेड मी, और बाद में बीएफसी बैंक को फिर आईफास ग्रुप ने एक्वायर किया 2022 के अंदर। तो इस तरह से फिर एक जर्नी इस बैंक में, जहाँ पे मैं हूँ इस पर, पिछले 7 साल से कंटिन्यू हुई। एज अ सीनियर आईटी मैनेजर मैंने इसको ज्वाइन किया, अप एंड डाउन्स देखे बहुत ज़्यादा, कैरियर सो के भी, वी कैन कॉल बैंक इट के एज अ भी। स्टार्टअप, जब स्टार्ट हाँ हुआ था तो बिल्कुल स्टार्टअप ही था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 2016 में इसको बीएफसी बैंक को एक लाइसेंस मिला था, और 18 में मैंने ज्वाइन किया इनको, अच्छा अर्ली 18 में, तो दैट्स व्हाट इज जस्ट जस्ट बिगिनिंग ऑफ द बैंक, राइट? और फिर हम्म 2022 में एक्वायर हो गया, आईफास कॉर्पोरेशन ने एक्वायर किया इसको, जो कि ग्रुप है आईफास, जो कि वेल्थ मैनेजमेंट में डील करता है, कंपनी सिंगापुर लिस्टेड कंपनी है। जब उन्होंने एक्वायर किया तो ऑब्वियसली टोटली चेंज ऑफ द स्ट्रेटजी, और फिर एक स्टार्टअप स्टार्ट हुआ, और जो कि अभी बहुत ज्यादा अरसा तो नहीं गुजरा है, लेकिन ये कि लेकिन हमने बीएफसी फिर, बैंक शुरू से डिजिटल बैंक था या मतलब ब्रांचेस थी उसकी उस वक्त? तो हमारे पास ब्रांचेस इन अ सेंस थी कि बीएफसी बैंक में वेरियस बिजनेस डिपार्टमेंट्स है या बिजनेस यूनिट्स है या बिजनेस विंग्स आप कह लो, जिसमें एक विंग था हमारे पास के, हमारे पास इजी रेमेंट की ब्रांचेस थी, मींस के जो रेमिटेंस सर्विसेज हैं उनके लिए हमारे पास ब्रांचेस थी। बैंक की अपनी पर्सनल ब्रांच नहीं थी, बैंक कोई पर्सनल बैंकिंग नहीं थी हमारी। बीएफसी बैंक जो है वो उसकी नीश कॉर्पोरेट बैंकिंग की तरफ था, और कॉर्पोरेट में भी नीश मार्केट थी कि जो पीएसपीज हैं उनको हमने सर्व करना है, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं उनको उनको हमने सर्व करना है। और जो ब्रांचेस थी वो हमारी रेमिटेंसेस के लिए थी, कि अगर इंडिविजुअली कोई रेमिटेंसेस भेजना चाहता है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या और फिलिपीन या और अदर कंट्रीज में और कॉरिडोर्स में, तो उसके थ्रू, उन ब्रांचेस के थ्रू हम भेजते थे। तो जब आईफास कॉर्पोरेशन ने एक्वायर किया तो स्ट्रेटजिकली फिर हमने चेंजेस किए इसके अंदर, बोर्ड की तरफ से चेंजेस था और शेयर होल्डर्स की तरफ से चेंजेस था, कि स्ट्रेटजिकली हमने कुछ बिजनेसेस को, बिजनेस लाइंस को हमने वाइंड अप करना, जिसमें से ये जो ब्रांच वाला एलिमेंट था इसको हमने वाइंड अप किया। और एक होलसेल भी हमारा एक बिजनेस था, जिसमें हम फॉर एग्जांपल अगर आप आइडिया हो कि जो कैश इस वक्त मनी मार्केट में होता है, वो कोई ना कोई तो उनको पेश करता है ना कैश, वो सेंट्रल बैंक से आके डायरेक्ट नहीं ले रहे होते हैं, तो वो जो बीच में मिडल मैन होता है वो दैट्स अ होलसेल बैंकिंग। तो बीएफसी बैंक में एक बिजनेस डिवीजन होलसेल बैंकिंग का भी था, हम नोट प्रोवाइड करते थे, हम बाय करते थे नोट सेंट्रल बैंक ऑफ लंदन से, बैंक ऑफ इंग्लैंड जिसको कहते हैं, और या यूरोप के सेंट्रल बैंक से, और फिर हमसे वो और लोग से
लेते थे और इसके अलावा वो नोट हमें वापस करते थे। वो एक बिजनेस था, बैंक नोट बिजनेस था, होलसेल का हमारा। तो उन दो डिवीजन को हमने आईफास्ट कॉर्पोरेशन की एक्विजिशन के बाद जो है वो वाइंड अप किया है। देन वी स्टार्टेड डिजिटल पर्सनल बैंकिंग एंड वी स्टार्टेड और डिजिटल वी पर्सनल बैंकिंग कब से स्टार्ट हुई थी? डिजिटल पर्सनल बैंकिंग का एक्वायरिंग के फौरन बाद ही जाहिर सी बात है स्ट्रेटजी तो फॉर्म हो गई थी। और जनरली बैंक्स में ऑर्गेनाइजेशन में जब आप स्ट्रेटजी फॉर्म करते हैं देन यू हैव टू सबमिट योर रेगुलेटरी प्लान टू द हम्म रेगुलेटर। हम्म रेगुलेटर को हमने वो प्लान सबमिट किया कि इस तरह से, और ये हमारी मार्केट्स हैं, ये हमारा सेल्स स्ट्रेटजी होगी, ये हमारी फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस है, ये वो एरियाज है जहाँ पर इस वक्त अदर बैंक सर्व नहीं कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें एक तरह से एक इनिशिएटिव लेना चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए। तो वो रेगुलेटरी प्लान सबमिट हुआ 2022 में। दैट वाज पार्ट ऑफ द इक्विजिशन जो हमने आईफास्ट कॉर्पोरेशन ने की। तो वो एक्सेप्ट हुआ, उसे एक्सेप्ट के बाद फिर उसकी जर्नी स्टार्ट होती है कि आईफास्ट कॉर्पोरेशन में या आईफास्ट ग्रुप के अंदर जो अब जो हमारा यूनिक स्ट्रेंथ है वो ये है कि हमारी एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल टीम है, टेक्नोलॉजी टीम जो है 300 प्लस हमारे पास इंजीनियर्स हैं मौजूद इन हाउस। ठीक है, हम किसी और पर रिलाई नहीं करते एंड दैट वाज अ 300 स्ट्रेंथ। प्लस ओनली इंजीनियर्स यस, जो आपकी आईटी सपोर्ट देख रहे हैं ओवरऑल? आईटी की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को देखते हैं। हाँ जी। तो ये सिर्फ यूके को टारगेट मतलब मार्केट के लिए या ओवरऑल ग्रुप के लिए है? नहीं, ओवरऑल ग्रुप के लिए, ओके। ओवरऑल ग्रुप के लिए, लेकिन जनरली आपके पास एक पूल मौजूद है हाँ, जिसको ऑफ आप कोर्स। यूटिलाइज कर सकते हैं यस और यस। यूज कर सकते हैं अपनी टेक्नोलॉजी को फॉर्म करने के लिए। हम्म सो प्रीवियसली जो मेरे कैरियर रहा है, फॉर एग्जांपल यूबीएल में भी हमारा इन हाउस कोर बैंकिंग सिस्टम था, लेकिन हम ऑफशोर गए, बाद में हमने एक बाहर से वेंडर से परचेज किया था कोर बैंकिंग हम्म सिस्टम, उसको इम्प्लीमेंट किया था। अदर बैंक्स में जो मैली बैंक या और जो मेरे कैरियर में रहे हैं, तो आप जनरली बाहर जाते हैं, हमेशा ही डिबेट रहती है बाय एंड बिल्ड, कि बाय करें हम्म या बिल्ड करें। हम्म अ, तो लेकिन स्ट्रेंथ, इस स्ट्रेंथ को यूज करते हुए देन वी डिसाइडेड कि हमें इन हाउस अपने सॉल्यूशंस को बिल्ड करना है और जो लेगेसी सिस्टम्स हैं और या लेगेसी बिजनेसेस हैं उनको क्लोज करना है। हम्म और पर्सनल बैंकिंग को हमने लॉन्च करना है। तो पर्सनल बैंकिंग और ट्रांजैक्शन बैंकिंग इज नथिंग बट रीवैम्प ऑफ आवर प्रीवियस कॉर्पोरेट बिजनेस बैंकिंग। सो पर्सनल बैंकिंग के ऊपर फिर हमने डिसाइड किया कि किस तरह से इसको हम लॉन्च करें। सो मेरा पोर्टफोलियो उस वक्त तक सीनियर आईटी मैनेजर से हेड ऑफ आईटी हो चुका था, मतलब जर्नी विद इन द एफएस ग्लोबल बैंक। सो इन प्रोजेक्ट्स को रन करना था, इन प्रोजेक्ट्स को टेक केयर करना था, इसकी टेक्नोलॉजी की नीड को समझना था, बिजनेस की नीड को अंडरस्टैंड करना था और डिलीवर करना था इन कैपेबिलिटीज को, जो कि स्ट्रेटजिकल गोल है बिजनेस का, उसको अचीव करना था। देन दे एडेड so another portfolio for my remit was the project management. So I established this project management office within the हम्म group and within the bank to deliver these capability, to deliver this new technology platform बैंक के लिए, ताकि बैंक भी जो है उसको यूटिलाइज करते हुए अपने जो स्ट्रेटजिकल गोल हैं उनको अचीव कर सके। तो जब वो ऐड हुआ तो लॉजिकली स्पीकिंग टेक्नोलॉजी एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑलरेडी मेरे पास था। फिर साइबर सिक्योरिटी ऐड हुआ साथ में, क्योंकि दोनों हैंड इन हैंड चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी के पास। तो मेरे पास 3 पोर्टफोलियो जनरली आ गए थे within a 2 years time after the acquisition. And then of course then the title was changed and I was promoted as a chief technology officer. So I think it's a long यस। story, but नो बट इट इज़ वेरी that's इंसाइटफुल, how, क्योंकि मुझे yeah. आइडिया भी हो रहा था साथ में बैंक की प्रोग्रेशन का। एंड देन जब मैं खुद सोच रहा हूँ कि मैं इसमें अकाउंट खोलूंगा, इसमें पैसे डालूंगा, तो मुझे भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए ना कि हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री इज़ वेरी सॉलिड आई बिलीव। और इसके अंदर अगर जैसे अभी हम और भी आगे बात करेंगे, मैं आपसे पूछूंगा अभी कि अगर किसी का अकाउंट वाइज के अंदर है या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के अंदर है और कंपेयर
if you compare this with something like iFast Global Bank, तो उसमें क्या फ़र्क है? क्योंकि जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये है कि किसी को भी कोई भी अपना अकाउंट खोल सकता है कहीं भी रहते हुए। हम अभी बात करेंगे पाकिस्तानियों की या इंडियंस की, जो कि मेरी अपनी ऑडियंस है, लेकिन वो कोई भी मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में कहीं भी हो, क्योंकि मैंने खुद भी अकाउंट खोला है। इट इज़ अ वेरी सीमलेस प्रोसेस। तो पहले तो मुझे बताएं कि आपका कोई कॉम्पिटिटर है यूके में, या आप लोग सम यू डूइंग समथिंग व्हिच इज़ ऑन योर ओन, और अभी कोई इस तरह का नहीं है और बैंक? सो देखिए, हम जिस तरह से हमने अपने आप को पोजीशन किया है वली, वो ये है कि iFast ग्लोबल बैंक जो है वो is going to serve the need of the global customers, you know. और जो बाउंड्रीज हैं, जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज जो हैं, और जो आपने कहा कि जनरली जो है वो बैंक अलाउ नहीं करते ऑफशोर अकाउंट्स, राइट? तो उस नीड्स को पूरा करने के लिए किया है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ये है कि गो के कंट्रीज की अपनी एक बाउंड्रीज हैं, विद इन द कंट्री देयर इज रेगुलेशंस एंड देयर आर रूल्स, बट देयर इज स्टिल अ नीड, बिकॉज जिस तरह से वर्ल्ड जो है वो ग्लोबलाइजेशन और ज्यादा क्लोज हो रही है, ग्लोबल विलेज, मतलब यू नो दैट कि 10 इयर्स पहले की टर्मिनोलॉजी है, कि बहुत ही सिकुड़ गया और आपस में मतलब आप हर चीज आप जो है वो एक दूसरे के साथ, जब अभी हम बात भी कर रहे हैं, आप दुबई में बैठे हैं, मैं यूके में हूँ, ठीक है? ये 10 इयर्स अगो दैट वाज नॉट पॉसिबल, राइट? इस तरह से ना कोई व्हाट्सअप था, ना कोई, मतलब मोबाइल फोन्स की हिस्ट्री भी अगर आप देख लें तो इज नॉट लॉन्ग, राइट? सो हम स्ट्रेटजिकल गोल यही था कि जो ग्लोबल कस्टमर्स हैं, चाहे दुनिया में कहीं भी हो, ऑफ कोर्स जो रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीज हैं जिनमें अलाउ नहीं है, अदर देन दैट उनको हम सर्व करें, उनकी नीड को सर्व करें। तो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर नीड है उन लोगों की जिनको अकाउंट चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पाकिस्तान से, इंडिया से, सिंगापुर से, हांगकांग से, क्योंकि जो यूके की अगर आप हिस्ट्री देखें, तो जब जो अकबर बादशाह जो है वो ताजमहल बना रहा होगा मुगल दौर में, ठीक है, यहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हो रही थी, ठीक। तो जो जो एजुकेशन है वो एक कोर एरिया है यूके का। तो ग्लोब से लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं स्टडीज के लिए। तो वो एक नीड है, जब अगर कोई पाकिस्तान से, इंडिया से, सिंगापुर से, हांगकांग से मूव करता है या मूव करना चाह रहा है अभी, और उसने यूके आना है, और यूके में आते साथ ही जैसे मैंने अब बताया कि आपको चैलेंज होता है, और मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में भी, when I moved from Dubai after even having 10-12 years of banking experience, IT experience, degree, master degree in computer science, I was struggling to find a job here as well, because generally experience is zero, right? Similarly, जो स्टूडेंट्स आते हैं या जो इमीडिएटली माइग्रेट करते हैं, उनके लिए बैंक अकाउंट खोलना भी एक तरह से एक इमीडिएटली एक चैलेंज होता है। क्योंकि बैंक जनरली ये देखता है कि आपकी रिहाइश कहाँ है, आपकी हिस्ट्री कहाँ है, आपकी जॉब कहाँ है, मतलब देयर आर चैलेंजेस, राइट? सो वो उस चैलेंज को हमने कन्वर्ट किया अपॉर्चुनिटी में, और हमने कहा कि ये जो लोग वहां से माइग्रेट कर रहे हैं उसको देखें। कंपटीशन तो ऑफ कोर्स है, कंपटीशन इस सेंस में नहीं है कि ग्लोबली कोई सर्व कर रहा होगा। कंपटीशन ऐसी बात है, हमारा कंपटीशन अब लोकल बैंक के साथ भी है और ग्लोबल बैंक के साथ भी है, ठीक, जो उस कंट्री में भी सर्व कर रहे हैं। तो उस तरह से कंपटीशन है, लेकिन जनरली स्पीकिंग जो हमारी पोजीशनिंग है वो ये है कि जो नीड है लोगों की, हम उसको सर्व करें। और एक जेन्युइन नीड है कि जो पाकिस्तान में, इंडिया में, हांगकांग में, श्रीलंका में, या कहीं भी किसी भी मुल्क में जो यूके में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको बैंक अकाउंट्स चाहिए। जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं उनको बैंक अकाउंट्स चाहिए। जो लोग फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, या अपनी ट्रैवल्स हॉलीडेज में आते हैं, उनको बैंक अकाउंट्स चाहिए। प्रॉपर्टीज बाय करते हैं यूके के अंदर, सेकंड आफ्टर एजुकेशन जो बिगेस्ट मार्केट है वो रियल एस्टेट की है। अच्छा, आपने जिस तरह से कहा कि मल्टीपल सिनेरियोज बताए लोगों के, जो पेन पॉइंट्स हैं जिसके अंदर लेट से कोई स्टूडेंट नया नया आ रहा है, कोई माइग्रेट कर रहा है, क्योंकि मैं खुद भी यूके में पढ़ चुका हूँ। 2003-4 में मैं यूके में था। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर से पढ़ा था। तो मुझे भी पता है कि जब भी कोई स्टूडेंट नया जाता है तो उसका पहला टारगेट जो होता है ना, वो बैंक अकाउंट खोलना होता है, क्योंकि बैंक अकाउंट आपकी लाइफ लाइन होता है बहुत सारे केस में। अगर बैंक अकाउंट नहीं होगा तो बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं।
तो दैट इज़ द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट व्हेन समबडी इज़ कमिंग। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई बंदा इमिग्रेट नहीं भी कर रहा यूके, तो उसके यूज़ केसेस भी मुझे दिमाग में आ रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग जब यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो लोगों को सबसे बड़ा एक पेन पॉइंट पाकिस्तान में रहते हुए ये है कि एक तो डिवैल्यूएशन का पेन पॉइंट है, और दूसरा ये कि जब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करनी पड़ती हैं तो अपने क्रेडिट कार्ड पे करते हैं या अपने अकाउंट से कर रहे होते हैं, तो वो उसमें टैक्सेस वगैरह आ जाते हैं। और बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं ऑनलाइन, अमेज़न पे काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, या यूट्यूब पे हैं, या जो भी काम कर रहे हैं जिसमें आपको बाहर से पैसे आ रहे हैं, वो जब पाकिस्तान आते हैं उसको दोबारा बाहर भेजना या उसको स्पेंड करना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए एक ऑप्शन ये जो आपने मुझे पूरा इकोसिस्टम बताया बैंक का, वो आई थिंक हेल्प कर सकता है, जिसके अंदर अगर मैं चाहूँ कि मेरे कोई पेमेंट आ रही है बाहर से, मैं उसको अपने अकाउंट में लूँ, और उसके बाद जब भी स्पेंड करना हो, चाहे यूके में स्पेंड करना हो, चाहे कहीं और पेमेंट करनी हो, चाहे रिमिट वापस करना हो पाकिस्तान, तो ये सारी चीज़ें उस इकोसिस्टम के थ्रू हो सकती हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। नो डेफिनेटली वली राइट स्पॉटेड। देखिए मैंने जैसे शुरू में कहा ना कि ग्लोबलाइजेशन का दौर है, ठीक है जी, ना। जी। नॉट नेसेसरी कि आप यूके में तो आप यूके के लिए काम कर रहे हाँ। हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जैसे आपने हाईलाइट किया कि अगर कोई फ्रीलांसर है, ठीक है, हुँ, हुँ। और अगर कोई इंडिविजुअली पाकिस्तान में बैठ के या इंडिया में बैठ के या किसी और मुल्क में बैठ के यूके के लिए काम कर रहा है या किसी और मुल्क के लिए काम कर रहा है, और उसको जो है वो यूएसडी में या जीबीपी में जो है वो पेमेंट चाहिए, और बाद में उस पेमेंट को उसने रीयूज भी करना है। फॉर एग्जांपल आप अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है या अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, तो पाकिस्तान में अगर पेमेंट आ जाएगी तो उसके बाद आई नो के अभी डिफिकल्टीज हैं हुँ, उस पेमेंट को बाहर निकालना। अगर आपकी मेडिकल नीड है या अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बाय की है, तो दीज आर द ओनली टू टू रीजन आई बिलीव के आप पाकिस्तान से पैसा बाहर निकाल सकते हैं। अदरवाइज यस। इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आजकल तो वो आई नो बैंक्स एज वेल, आप जाते हैं हुँ, फिर आप सबमिट करवाते हैं, जब तक सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान उसको अलाउ नहीं करता तब पेमेंट बाहर नहीं जाती है। हुँ, तो ये जेन्युइन नीड्स हैं। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आप अपनी कंपनी को कह सकते हैं कि इस पेमेंट जो है वो आपकी डायरेक्टली जो है उस अकाउंट में आ जाए, और बाद में फिर उसको अपने इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। हुँ, करेक्ट। अच्छा, अब इसके अंदर अगर मैं यूज़ केस देखूँ कि बहुत सारे लोग वाइज़ यूज़ कर रहे होते हैं, एंड जो पहले ट्रांसफ़र वाइज़ था, या और भी डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशंस हैं जो यूज़ कर रहे होते हैं, प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, स्ट्राइप भी है। तो इन सारी प्लेटफ़ॉर्म्स को यूज़ करते हुए अगर मैं यही काम करूँ जो आप बता रहे हैं मुझको, और कंपेयर करूँ उसको iFAST ग्लोबल से, बैंक से, तो क्या डिफरेंस है? व्हाई डोंट आई जस्ट कीप ऑन यूजिंग वाइज? ऑल्दो कि मुझे कुछ रीजंस पता है, लेकिन आप मुझे अपना थोड़ा सा बताएं कि ठीक क्या रीजंस हैं। है, नो डेफिनेटली। सो बेसिकली देखें, अ, जब आप इंटरनेशनली किसी को ट्रस्ट कर रहे हैं ना, तो आपको ऑफ कोर्स आपको एक क्रेडिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। हम्म, हम्म, तो आपको ये देखना है कि आप किसके साथ डील कर रहे हैं, आप किसके कस्टमर्स हैं। सो हैविंग अ कस्टमर ऑफ ईएमआई और हैविंग अ कस्टमर ऑफ अ बैंक इज टू डिफरेंट स्टोरीज, राइट। व्हाट इज ईएमआई? So electronic money institutes, right? So ओके, for example ओके, wise as of today, ओके। as example के तौर पर ले रहे हैं, हम्म, नाम obviously नहीं इस तरह से मिसप्रेजेंट नहीं करना चाहिए किसी को भी, हम्म, uh, लेकिन दे आर नॉट बैंक, हम्म, राइट। iFAST ग्लोबल बैंक की जो पोजीशनिंग है वो ये है कि वी आर अ रेगुलेटरी बैंक इन यूके। हम्म, तो अगर आपका कोई डिपॉजिट, किसी का भी डिपॉजिट जो है वो 80K तक की प्रोटेक्शन है उसको, रेगुलेटरी। फॉर एग्जाम्पल इन केस गॉड फॉरबिडन बैंक जो है वो collapse करता है, कुछ होता है, तो जो भी इंडिविजुअल की 80,000 पाउंड इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, इट इज हम्म, प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, राइट। हम्म, सो अदर जो इंस्टीट्यूट्स हैं, आपने जैसे नाम भी लिया, वहां पर आपके पास जो है आपकी आपकी जो डिपॉजिट है उसकी उसकी प्रोटेक्शन नहीं है। हम्म, बैंक आपको सिर्फ ये प्रोटेक्शन दे सकता है, नंबर वन। नंबर सेकंड, जब आप आपने कहा कि आप ट्रांसफर करते हैं किसी और प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए, तो आपने ये देखना है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक तो ये कि कितनी जल्दी हो रही है, कितनी फास्ट हो रही है। सेकंड ये कि आपको किस क्या कॉस्ट पेयर करनी पड़ रही है उसकी। तो iFAST ग्लोबल बैंक जो रेमिटेंसेस ऑफर करता है 33+ कंट्रीज और मैनी करेंसी जो है हम सपोर्ट कर रहे हैं। हम आपसे कोई फीस चार्ज नहीं करते, हम अपने कस्टमर से कोई फीस चार्ज नहीं करते हैं एडिशनली। और रेमिटेंसेस जनरली जो है वो मैक्सिमम
जो है वो 24 आवर्स लगेंगे उसको पेमेंट को मूव होने में। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो है वो घंटे में या 2 घंटे के अंदर जो है वो पैसे आपको वहाँ अपने आपके कंट्री लोकल कंट्री में मिल जाते हैं। सो नहीं, ये दिस तो इज मैंने द भी देखा था एडवांटेज। क्योंकि इजी लिमिट मैंने यूज़ किया था और वो मेरे ख्याल से एचबीएल पाकिस्तान में बैंक था, बैंक अकाउंट था मेरा, तो मेरे ख्याल से हार्डली 2.5 आवर्स या 3 आवर्स के अंदर मेरे पास पैसे आ गए थे। इतना फास्ट मैंने कोई भी सर्विस यूज़ नहीं किया है अभी तक। तो सो बेसिकली हमारी पोजीशन ये है कि हम जो जो लोकल बैंक्स हैं इन वेरियस कंट्रीज में, स्पेशली पाकिस्तान या इंडिया, उनके साथ एक हमारे डायरेक्ट रिलेशनशिप्स हैं। तो अगर कोई वो 2 घंटे भी जो लग रहे हैं वो जनरली स्पीकिंग वो जो रिसीविंग बैंक जो लोकल कंट्री में है वही टाइम दे रहा है। हम अपने एंड से जो है वो पेमेंट को हुँ। विद इन अ सेकंड जो है वो रिलीज कर देते ओके, ओके, सही। तो अब जो यूज़ केस मुझे जो समझ में आ रहा है, स्पेशली मेरी ऑडियंस के लिए, जो कि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं, तो वो ईज़िली अपना अकाउंट खोल सकते हैं, जो कि मैंने खुद भी किया। 4 या 5 दिन के अंदर केवाईसी इंक्लूडेड सारा काम हो गया था। एंड आई वाज़ टोल्ड कि आप लोग वीडियो केवाईसी का जो प्रोसेस है वो भी एनहांस कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो केवाईसी के लिए अलग से अपॉइंटमेंट मिला था और उसके बाद मैंने वो केवाईसी की थी। लेकिन आई थिंक उसका भी कुछ सॉल्यूशन है कि और जल्दी हो जाएगा। तो एटलीस्ट 4 से 5 दिन के अंदर आपका यूके का बैंक अकाउंट खुल जाएगा। और इसके अंदर अगर अकाउंट खोलते हैं तो इस वक्त मेरे ख्याल से आपकी प्रमोशन भी कोई चल रही है, हैं। हम जो बेसिकली हम वेरियस प्रमोशंस लॉन्च करते हैं। रीसेंट प्रमोशन हमारी ये है कि अगर आप 3 अकाउंट्स ओपन करते हैं तो आपको £40 का जो है वो कैशबैक मिलेगा। हम्म वेरियस प्रमोशंस वेरियस ओकेजन्स पे जो है वो ऑफर की जा रही होती हैं। मींस के हम एक कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं इंटरनेशनली। हम्म अगर आप रेफर करते हैं जो कि कंटिन्यूसली हमारे पास है कि अगर आप रेफर करते हैं किसी और अपने फ्रेंड्स को या अपने किसी और को, जो अगर वो अकाउंट खोलता है तो उसका बेनिफिट भी आपको होगा। राइट, ओके। अच्छा, तो अब मैं यूज़ केसेस पर आऊँ। इन केस इन टर्म्स ऑफ लेट्स से अकाउंट खुल गया, अब मैं उस अकाउंट को फंड कर रहा हूँ थ्रू माय लेट्स से ऑनलाइन इनकम। चाहे मुझे यूएस से पैसे आ रहे हैं, चाहे पूरी दुनिया में कहीं से भी आ रहे हैं, मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ और मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, पाकिस्तानी रेजिडेंस है। मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ और जो भी इनकम आ रही है वो मैं उसको अपने बैंक अकाउंट, यूके के बैंक अकाउंट में डाल रहा हूँ। तो अब मैं वहाँ से किसी को लोकली पे भी कर सकता हूँ। यूके में किसी को पेमेंट करनी है मैं वो कर सकता हूँ। मैं अगर इन इनवर्ड रेमिटेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे अगर यूके से किसी से पैसे लेने हैं पर्सनल डोमेन के अंदर, तो वो भी मिल सकते हैं। प्लस ये कि अगर कोई मुझको एटीएम कार्ड प्रॉब्ली नहीं मिलेगा, राइट, इसके अंदर? यस, बेसिकली आज के दिन हमारा हम्म रोड मैप है कि हम डेबिट कार्ड लॉन्च करें, और हम्म होपफुली बाय एंड ऑफ दिस ईयर वी विल हैव अ डेबिट कार्ड ओके। अटैच विद दैट विद दिस मल्टी करेंसी अकाउंट। सो सबसे पहले तो यू नो दैट कि आप हमारे यूजर हैं। हमारा जो पर्सनल बैंकिंग अकाउंट है वो मल्टी करेंसी अकाउंट है। यस। सो हमने रिसेंटली अभी जैपनिंग एन भी जो है उसमें ऐड किया, तो 7 करेंसीज एज ऑफ नाउ हम सपोर्ट कर रहे हैं। वेरियस इनिशिएटिव्स हैं। आपने ई केवाईसी की बात की या वीडियो की बात की, वहां पर हम एआई टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहे हैं कि वॉट के जरिए से या एआई टेक्नोलॉजी के जरिए से जो आपका ई केवाईसी का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए। हम्म अ, तो, तो इसमें सही। ये कि तो डेबिट तो कार्ड जब अभी हाँ। अभी अभी सिर्फ आज के दिन चैलेंज ये है कि आप, क्योंकि डेबिट कैश अगर आपने विड्रॉल करना है तो आपको कार्ड चाहिए। तो कार्ड हम्म का लॉन्च जो है हमारी वो एंड ऑफ दिस ईयर जो है वो तो जब इंशाल्लाह कार्ड का होगा। लॉन्च होगा तो उसमें उसी तरह से होगा कि आप उस कार्ड को डिस्पैच करेंगे, जो भी जिस कंट्री में भी जो भी बंदा रह रहा है उसके पास वो कार्ड आ जाएगा, इस तरह से सो होगा? इनिशियली हमारा फर्स्ट फेज जो है हम यूके रेजिडेंट्स जो होंगे अच्छा, ओके। उनको कार्ड लॉन्च करेंगे, और सब्सिक्वेंटली फिर जो जो अदर कंट्रीज के क्योंकि देखें यूज केस पे है ना, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान से बैठ के या दुबई में बैठ के अकाउंट खोल रहे हैं, ठीक है, हुँ। तो जनरली जब आप दुबई की एटीएम में कार्ड को यूज करेंगे कैश विड्रॉल करने के लिए, तो यू नो दैट कि जो लोकल एक्वायरिंग बैंक है वो आपसे वैसे ही चार्ज कर लेगा। अच्छा, अब जैसे आप पहले भी मुझसे बात जब कर रहे थे तो आपने कहा था कि ये डेबिट कार्ड्स जो हैं अब वो उस तरह से उनकी इम्पोर्टेंस रही नहीं है जैसे किसी ज़माने में होती थी। अभी भी है वैसे तो, लेकिन इन फ्यूचर ये चीज़ हम देख रहे हैं, एप्पल पे है, गूगल पे है। तो इसका क्या मतलब आप लोगों का जो एक इंटरफेस है, इकोसिस्टम है, उसमें डेबिट कार्ड की जगह अगर आप इसको लेकर आएँगे तो वो किस तरह से चलेगा? हो सकता है ऑनलाइन, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली, मेरी वाइफ़ भी थोड़ा-सा ये काम करती है ऑनलाइन, तो उनको एक पेमेंट आई थी और उस कंपनी ने उनको कार्ड जो है वो फिजिकल कार्ड की बजाय उन्होंने एक
अच्छा। तकरीबन कोई $100 की ऑप्शन था, तो वो एक क्रेडिट कार्ड का वो भेज दिया था उन्होंने, और उसको ना हमने एप्पल पे के ऊपर डाला था, और वो काम कर गया, और उसको हमने यूज़ कर लिया था। तो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट्स वो भी हो सकता है। हाँ नहीं, डेफिनेटली। सो बेसिक देखें, जो जिस तरह से टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, कस्टमर्स के बिहेवियर इवॉल्व कर रहे हुँ, हैं, वेरियस अदर चीजें भी इवॉल्व कर रही हैं। तो डेबिट कार्ड की जो आज से 10 साल 5 साल पहले जो शक्ल थी, अब वो जनरली जो है वो मूव कर रही है। हुँ, सबसे हुँ, पहला चेंज तो उसमें आपने, जैसे आपने खुद बताया आपने, कि फिजिकली मैं अब यूके में या मेरे पास पिछले कई सालों से मैं फिजिकल कार्ड, ठीक है, मुझे मेरे बैंक ने दिया है, लेकिन मैं उसको कभी भी यूज नहीं करता हूँ। हुँ, आप उसको अटैच कर लेते हैं, देन एप्पल पे आप सिर्फ डिवाइस को अपने मोबाइल इज माई आल्सो माई कार्ड, राइट। हुँ, हुँ, और जो जो जनरली जो कार्ड की अपनी भी एक है, वो भी अब वर्ल्ड में ये चेंज आ रहा है, और बहुत तेजी से चेंज आ रहा है। कार्ड आपको जनरली यूज करना होता था एटीएम्स के अंदर इंसर्ट करके आपको कैश विड्रॉ करने के लिए। एटीएम्स भी चेंज हो रही हैं, जहां पर आप हुँ, सिर्फ टैप करेंगे और आपको पैसा मिल जाएगा। इनफैक्ट हुँ, जो है वो जो अल्टरनेटिव पेमेंट मेथड्स कहलाते हैं अदर देन डेबिट कार्ड, इस वक्त 30% उसका शेयर होल्डर हो गए हैं। कि आप क्यूआर कोड हैं या ओपन बैंकिंग के या डिफरेंट चैनल्स हैं जिनके जरिए से आप ले लेंगे। तो जो जो एंटिसिपेशन है वो ये है कि अगले 5-10 सालों में जो जो ये जो फिजिकल कार्ड जिसकी आप बात कर रहे थे कि डेबिट कार्ड होना चाहिए, इसकी 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 जनरली जो है डिसअपेयर एक तरह से हो जाएगा। हाँ, और वेरियस अदर अल्टरनेटिव पेमेंट मेथड जो हैं वो उसकी जगह ले लेंगे, और जो कि ले हुँ, रहे हैं। मतलब आपने इंडिया में भी देखा होगा या पाकिस्तान में भी क्यूआर कोड है या इजी पैसा है, आप मोबाइल से मोबाइल पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, वहाँ कार्ड की आपको कोई जरूरत नहीं है ना, आपको मतलब कार्ड निकालने की। तो और जिस हुँ, तरह से करेंसी भी जैसे जितनी ज्यादा डिजिटलाइज होती जाएगी, उतना ही ज्यादा जो है वो कार्ड डिसअपेयर होगा, ये नीड डिसअपेयर हो जाएगी, कि हुँ। आपने इंसर्ट करना है और एटीएम से पैसा विड्रॉ करना है। हाँ, मतलब आई वाज़ जस्ट थिंकिंग कि आप जो, अगर आप यूके का बैंक अकाउंट है या पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, या तो आपको पैसे चाहिए होंगे तो आप अपने बैंक अकाउंट में मंगवा लेंगे और उसके थ्रू डेबिट कार्ड से निकाल सकते हैं, जो आपका लोकल बैंक होगा। वरना फिर आप बिल्कुल। उसको एप्पल पे के ऊपर अगर आपने कॉन्फ़िगर कर लिया, तो आप उसको यूज़ करना है तो वैसे कर सकते हैं। प्लस ये कि मैं एक और चीज़ सोच रहा था कि अगर आपने फ़र्ज़ करें कोई एयरलाइन का टिकट बुक करना है, तो वो भी आप अपने बैंक अकाउंट से कर सकते हैं। जब आपका है, आपके पास डेबिट कार्ड आ जाएगा उस फॉर्म के अंदर, उस फॉर्म के अंदर मिल जाएगा आपको, तो वो उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो फिर तो कोई नीड वैसे हार्ड डेबिट कार्ड की रहेगी नहीं। बेसिकली डेबिट कार्ड आज के दिन जो कार्ड्स हैं वो थ्री थ्री उसकी जनरल फॉर्म्स हैं। एक एक वर्चुअल कार्ड्स हैं, जो कि हुँ, इशू हुँ, होते हैं, मींस के वो आपका सिर्फ एक ऐप में आपको एक कार्ड के तौर पे नजर आ रहा है जिसके ऊपर नंबर है और उसकी एक्सपायरी डेट है जिसको आप यूज कर सकते हैं। हुँ, वेबसाइट पे जाके या टिकट्स लेनी है आपने सर्च किया, वहाँ यूज हो जाता है। दूसरा फॉर्म उसकी है टोकनाइजेशन, विच इज अ डिजिटल कार्ड, कि आप हुँ। उसको टोकनाइज कर लेते हैं और एप्पल पे के तौर पे या गूगल पे के तौर पे यूज करते हैं। थर्ड फॉर्म जो फिजिकल फॉर्म है वो मैं कह रहा हूँ कि वो स्लोली ग्रेजुअली जो है वो will gonna be disappeared. अच्छा, मुझे एक चीज़ और आपसे पूछनी थी। आपने बीच में ज़िक्र किया था 80,000 पाउंड्स का आपको एश्योरेंस है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि ये तो रेगुलेटेड बैंक है। आई थिंक पाकिस्तान के अंदर ये 5 लाख रुपए है, इंडिया में शायद कोई इंडियन 5 लाख रुपए है, यूएस में कोई मेरे ख्याल से $2.5 लाख है, जो एफडीआईसी इंश्योरेंस कहलाती है। तो ये उसी तरह की चीज़ है कि अगर इन 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 केस गॉड फॉरबिड बैंक डिफ़ॉल्ट करता है या इंसॉल्वेंट होता है, तो उस टाइम पर आपको एश्योरेंस होगी गवर्नमेंट की तरफ से कि ये पैसे आपको एटलीस्ट जो भी अमाउंट है, जैसे 80,000 पाउंड्स यूके में है, तो वो आपको वापस मिल जाएंगे। तो ये आप इस तरह से रेगुलेटेड हैं आप लोग। एग्जैक्टली। सो जो भी बैंक यूके का कोई भी बैंक है, जैसे साइफस ग्लोबल बैंक इज अ रेगुलेटेड लाइसेंस बैंक इन यूके, हम्म, पार्ट होता है फाइनेंशियल सर्विस कंपनसेशन स्कीम, एफएससीएस स्कीम, जिसके जिसके तहत 80,000 पाउंड प्रोटेक्टेड हैं कंज्यूमर के। राइट। अच्छा, एक चीज़ मुझे और आपसे लास्टली ये पूछनी है कि मैं तो यूएई में था, तो मैंने अपना जो भी अपना प्रोसेस था अकाउंट ओपनिंग का, उसमें एमिरेट्स आईडी यूज़ की थी। कुछ जगहों पे पासपोर्ट मांगा था मुझसे, एमिरेट्स आईडी के थ्रू हो गया था। तो पाकिस्तान में कोई अगर कर रहा है या इंडिया में कोई कर रहा है, तो वहाँ की जो नेशनल आईडी है, एनआईसी, सीएनआईसी, वो वैलिड होगा और उसके थ्रू कोई भी अकाउंट खोल सकता है। अकाउंट ओपनिंग में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, प्रूव योर आईडी एंड प्रूव योर एड्रेस, राइट। सो आइडेंटिफिकेशंस के लिए जनरली पासपोर्ट या कोई भी जो भी डिजिटल आईडी आपके पास मौजूद है, उसको आप यूज कर हम्म, सकते हैं। और प्रूफ ऑफ हम्म, एड्रेस के लिए ऑब्वियसली आप अपना यूटिलिटी बिल या कोई बैंक की स्टेटमेंट्स वो अटैच कर सकते राइट, राइट, ज़बरदस्त।
चलें यार, इट वाज वेरी इंसाइटफुल। आपकी जर्नी भी मुझे बहुत मतलब आई एम श्योर जो मेरे व्यूअर्स होंगे पॉडकास्ट के वो भी दे वुड लव टू हियर। एंड अगर किसी को रीच आउट करना है तो आई एम श्योर यू आर ऑन लिंक्डइन। मैं उसका यस। एड्रेस भी दे दूंगा। बाय द वे, अगर किसी को अकाउंट खोलना है तो वो मेरा नीचे एक रेफरल लिंक होगा। अगर किसी को अकाउंट खोलना है तो वो यूज़ करते हुए अगर कोई अकाउंट खोलता है तो कुछ उसमें शायद उनको कॉम्पनसेट भी कर दें आपका बैंक, तो वो भी एक लिंक मैं दे दूंगा नीचे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो पूरी डिटेल जो बैंक की है वो भी दे दूंगा, क्योंकि ये इट इज़ वेरी सेंसिटिव टॉपिक कि किसी के लिए आप किसी को अगर आप ये बताएं कि यहाँ पर आप कर सकते हैं। मैं जब भी किसी भी प्रोडक्ट की बात करता हूँ तो यूजुअली मैं खुद उसको यूज़ करता हूँ, उसको उस पर इन्वेस्ट करता हूँ। अगर मैं यहाँ के जो प्लेटफॉर्म्स हैं यूएई के उनमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो पिछले 3 साल का रिकॉर्ड मौजूद है, उसके अंदर कोई भी वीडियो जाके देख लें। मैंने हमेशा से उसी चीज़ पे बात की है जो जिसमें मैंने खुद इन्वेस्ट किया है या यूज़ किया है। तो ये इट वाज अ लाइक जो मेरा एक्सपीरियंस था आईफास ग्लोबल के साथ वो बहुत अच्छा था। एंड समहाउ वी गॉट हुक्ड अप। और मैंने कहा कि आप, क्योंकि है भी आपकी स्टोरी काफ़ी रेलेवेंट थी और काफ़ी ज़्यादा लोग उससे रिलेट कर सकते हैं, तो मैंने कहा वो भी आप हो जाएगी एक पॉडकास्ट में और लोगों को एक ऑप्शन भी मिल जाएगा कि अगर किसी को यूके में बैंक अकाउंट खोलना है अपार्ट फ्रॉम दुबई, क्योंकि दुबई में तो बहुत सारे लोग बोल ही रहे होते हैं, लेकिन यूके का बैंक अकाउंट इज़ समथिंग विच इज़ ऑल्सो एक तरह का बहुत फ़ायदा होगा अगर किसी किसी को इस तरह की काम में यूज़ करना है। तो इन दी एंड, टुवर्ड्स दी एंड, अगर आप कुछ कहना चाहें। नो, थैंक यू वेरी मच पली। जैसे आपने कहा कि हमने हुकअप किया, जनरली स्पीकिंग पर्सनल कैरियर के हवाले से जो जनरली एडवाइस यही है कि कमिटमेंट जो है वो या एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी शख्स अगर किसी का भी मौजूद है जो आपकी पॉडकास्ट को देख रहा है, किसी भी फील्ड में जहाँ जहाँ वो अपने आप को देखता है कि उसने ग्रोथ करना है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड और कमिटमेंट होनी चाहिए। मेहनत करें, उसमें ज़रूर जो है वो अल्लाह ताला जो है वो सक्सेस देता है। ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से आईफास ग्लोबल बैंक ऑब्वियसली हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम सर्व कर सकें उन नीड्स को जो कि हैं, मौजूद हैं और रियलिटीज़ हैं। हेल्प कर सकें उन तमाम कम्युनिटीज़ की, उन तमाम नेशंस की, इंडिविजुअल्स की, इस फॉर्म में कि उनकी जो फाइनेंशियल सर्विसेज या उनके फाइनेंशियल नीड्स हैं उनको हम जो है वो सेटिस्फाई कर सकें। इनफैक्ट कस्टमर्स की फीडबैक्स के साथ ही फिर हम फर्दर जो है वो हमारी इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं चीज़ों की। तो अगर आप पर्सनली यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको कोई ऐसा नज़र आता है कि इसके अंदर और फीचर होना चाहिए या ये फीचर इस तरह से नहीं होना चाहिए, या कोई भी जो आप पॉजिटिव फीडबैक देंगे, और हम तमाम कस्टमर्स को हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप फीडबैक दें, सो दैट उस फीडबैक के साथ उसको हम ट्रीट करेंगे। और शुरू में जैसे ब्रॉडकास्ट में मैंने कहा कि हमारी अपनी आईटी टीम है। एडवांटेज हमें ये है कि हम बहुत क्विकली उस फीचर्स को इनेबल कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के लिए। तो जिस तरह से हम हेल्प कर सकें फाइनेंशियल सर्विसेज में रहते हुए, डेफिनेटली वी विल बी हैप्पी टू डू दैट। ज़बरदस्त। चलें यार, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट एंड आई होप के पीपल गेट वैल्यू आउट ऑफ इट। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।